हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू जागृति क्लासेस। मैं लोकेश टोगेशिया, आपका फिजिक्स मेंटोर। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं क्लास 11th की फिजिक्स लेक्चर की सीरीज में। तो गाइज नेक्स्ट क्लास प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया था, हमने बात की थी एरर्स के बारे में। कौन से एरर्स के बारे में? एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर किस तरह से कैलकुलेट की जाए उसके बारे में यहां पर चर्चा की थी। और आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिया था। आई होप आप सबने वो सॉल्व कर लिया होगा, किसी तरह की परेशानी आपको नहीं आई होगी उसको सॉल्व करने में, क्योंकि सेम प्रोसेस था, कुछ भी डिफरेंट नहीं था। चलिए, उसी सीक्वेंस में आज हम बढ़ते हैं हमारे नए टॉपिक पर, ठीक है, जो कि है गाइस कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। हमारा जो न्यू टॉपिक है आज वो है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स का मतलब क्या है? देखिए, किसी भी एररफुल क्वांटिटी, कोई भी अगर आप मेजरमेंट करते हैं और वो मेजरमेंट आपके पास में एज एन एरर आता है, ठीक है ना, तो उसको आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? उसकी मैंने आपको इक्वेशन बताई थी, ए बार प्लस माइनस डेल्टा ए बार की टर्म्स में, मतलब उसकी नियरेस्ट ट्रू वैल्यू और उसमें एग्जिस्ट होने वाली मैक्सिमम पॉसिबल एरर की टर्म्स में। क्लियर है ना? अब अगर आपके पास में दो एरर वैल्यूज होंगी तो उन एरर वैल्यूज को आप कंबाइन कैसे करेंगे? कंबाइन करने का मतलब उन दोनों एरर वैल्यूज का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स का मतलब क्या हो गया? कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स का मीनिंग क्या हो गया? देखिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, ठीक है ना, ऑफ एरर फुल मेजरमेंट, एरर फुल मेजरमेंट। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का मीनिंग यही हो गया गाइस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ एररफुल मेजरमेंट, ठीक है ना। इन क्वांटिटीज अगर कोई एररफुल मेजरमेंट होता है तो उनके लिए ये इस तरह से कॉम्बिनेशन जो है वो वैसे नहीं किया जा सकता जैसे हम नॉर्मल वैल्यूज का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं। इनके लिए कुछ अलग टेक्निक्स होती हैं, कुछ अलग फॉर्मेट्स होते हैं। क्या होती है वो टेक्निक्स, क्या होते हैं वो फॉर्मेट्स, उनके बारे में हम यहां पर चर्चा करेंगे। क्लियर है? देख लीजिए, तो ये हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। सबसे पहले देखिए, मैं यहीं पर बात कर लेता हूं, पहला टॉपिक ले लेते हैं हम यहीं पर, हमारा फर्स्ट, एडिशन ऑफ एरर्स। एडिशन ऑफ एरर्स, लेट एडिशन ऑफ ट्रू नॉर्मल वैल्यूज। अगर दो नॉर्मल वैल्यूज होती हैं हमारे पास तो उनका एडिशन कैसे करेंगे? जैसे कि नॉर्मल वैल्यू हो गई a प्लस बी, ए प्लस बी, मतलब ए और बी में कोई एरर नहीं है। नॉर्मल वैल्यू का मतलब क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है, फिक्स्ड वैल्यूज हैं ए और बी, उनमें कोई एरर नहीं है, तो उनका एडिशन हम सिंपली ऐसे ही करते हैं, ए प्लस बी, और आंसर किस में लिख दिया जाता है? किसी नॉर्मल वैल्यू z में लिख दिया जाता है। मीनिंग यही है, ए और बी को ऐड किया और उसका रिजल्ट या आंसर किस में आ गया? z में आ गया। क्योंकि ए और बी नॉर्मल वैल्यूज हैं, एरर वैल्यूज नहीं है, तो उनका जो रिजल्ट आएगा वो भी किस में आएगा गाइस? नॉर्मल वैल्यू में आएगा। नाउ इफ a and b are errorful values या रिजल्ट्स, कुछ भी लिख सकते हैं आप। मतलब एररफुल रिजल्ट कैसे? कुछ इस तरह से, a की वैल्यू है a प्लस माइनस डेल्टा a, प्लस b है आपका प्लस माइनस डेल्टा b। ये बात समझ में आई आप लोगों को? प्लस माइनस डेल्टा a एंड b क्या है? प्लस माइनस डेल्टा
बी। मैंने बताया था आपको एररफुल क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन इसी इक्वेशन से होता है, मतलब ए की ट्रू वैल्यू और ए में पॉसिबल एरर, ये बी की नियरेस्ट ट्रू वैल्यू और ये बी में पॉसिबल एरर। तो इस तरह से अगर आप किसी भी क्वांटिटी को लिखते हैं, इसका मतलब वो एक एररफुल मेजरमेंट है। वो कैसा मेजरमेंट है गाइस? वो एररफुल मेजरमेंट है। उसकी जो ट्रू वैल्यू है वो एक्चुअल ट्रू वैल्यू नहीं है, उसमें कुछ डेल्टा ए और डेल्टा बी, ठीक है, मान की पॉसिबल एरर्स जो है वो वहां पर हो सकती है। क्लियर? चलिए, तो अगर दो एररफुल क्वांटिटीज को ऐड करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो इनका रिजल्ट होगा गाइस, उस रिजल्ट में भी कुछ ना कुछ एरर आपके पास में आ जाएगी। इस तरह से z की जगह अब z नहीं आएगा, अब क्या आएगा? z प्लस माइनस डेल्टा z। जो इनका रिजल्ट होगा उस रिजल्ट में भी पॉसिबली क्या आएगी? एरर आएगी। जो आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है, z प्लस माइनस डेल्टा z, z प्लस माइनस डेल्टा z, ये क्या हो गया? एरर फुल एडिशन। एररफुल एडिशन। अब इसको कैसे करना है इसकी चर्चा करें। देखिए, इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, कैसे? z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट ओपन करते हैं, a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। तो z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल्स टू, हम ट्रू वैल्यूज को एक तरफ ले लेते हैं और एरर वैल्यूज को एक तरफ ले लेते हैं। इस तरह से a प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। देखिए, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b जो है वो आपके पास में क्या बन रहा है? वो अगर मैं इसको ओपन करके लिखता हूं तो ये पॉसिबल 4 कॉम्बिनेशंस बनेंगे क्या? कैसे कैसे? प्लस डेल्टा a प्लस डेल्टा b प्लस डेल्टा a माइनस डेल्टा b माइनस डेल्टा a माइनस डेल्टा b माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। देखिए, इस अगर प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b को हम ओपन करके लिखें तो पॉसिबल 4 कॉम्बिनेशंस मिल सकते हैं हमें, इस तरह के 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। अब देखिए, जो भी हम रिजल्ट निकालते हैं ना, हमेशा कोई भी हम एररफुल रिजल्ट निकाल रहे हैं तो हमारा मोटो हमेशा ये होना चाहिए कि हमारे फाइनल आंसर में जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर संभव है, जो पॉसिबल है, वो प्रिडिक्ट हो जानी चाहिए। मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितनी एरर पॉसिबल है हमारे रिजल्ट में, वो हमें पता हो लग जानी चाहिए, है ना? मिनिमम नहीं। अगर मैं कहूं कि मेरे रिजल्ट में मैक्सिमम 3 सेंटीमीटर की एरर हो सकती है, तो वो तो क्या हो गई? वो लिमिट हो गई, मतलब इससे ज्यादा एरर जो है वो रिजल्ट में नहीं आएगी। वहीं अगर मैं आपको ये कह दूं कि मेरे रिजल्ट में मिनिमम एरर 3 सेंटीमीटर है, मिनिमम एरर 3 सेंटीमीटर होने का मतलब क्या? मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। तो हमेशा रिजल्ट के अंदर अगर आप एरर शो कर रहे हैं तो आपका एम क्या होना चाहिए? आपका मोटो ये होना चाहिए कि आपके पास में मैक्सिमम एरर आए, मैक्सिमम पॉसिबल एरर आए गाइस, ठीक है ना? तो मैक्सिमम एरर देने वाला जो कॉम्बिनेशन होगा इसमें से, वो कौन सा होगा? वो सिर्फ और सिर्फ ये वाला कॉम्बिनेशन होगा बच्चों। इन चारों में से जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर की वैल्यू आपको बताएगा आपके रिजल्ट में, वो कॉम्बिनेशन ये वाला कॉम्बिनेशन होगा। क्लियर है? तो आपको इसी कॉम्बिनेशन को क्या करना है? आगे मूव ऑन करना है। मैं इसकी वैल्यू यहां लिख देता हूं क्योंकि यहां पर काफी स्पेस है। देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर यहां पर क्या हो जाएगा? आपका z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल्स टू हो जाएगा a प्लस बी, प्लस माइनस को कॉमन ले लीजिए और इसको अंदर आप लिख देंगे डेल्टा a प्लस डेल्टा b, है ना? दोनों एरर वैल्यूज ऐड हो जाएंगी आपकी, तब आपके पास में मैक्सिमम पॉसिबल एरर आएगी आपके रिजल्ट के अंदर। देयरफॉर इस तरह से अगर आपको किन्हीं दो एररफुल क्वांटिटीज को ऐड करना है तो इस इक्वेशन के थ्रू ऐड करेंगे। उनकी ट्रू वैल्यूज अलग ऐड होगी, एरर वैल्यूज अलग ऐड होंगी और बीच में क्या आ जाएगा? प्लस और माइनस। मतलब आपका जो रिजल्ट होगा, रिजल्ट एडिशन का जो रिजल्ट, उसमें ट्रू वैल्यू z कैसे मिलेगी आपको? ट्रू वैल्यूज का सम करके। और डेल्टा z कैसे मिलेगा आपको? एरर्स का सम करके। ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी ऑफ एडिशन ऑफ एरर्स, ठीक है ना? ये पहली कंडीशन हो जाती है कि दो एरर वैल्यूज कौन कौन सी, जैसे मान लीजिए
ए प्लस माइनस डेल्टा ए, दो एरर वैल्यूज कौन सी है, ए प्लस माइनस डेल्टा ए एंड बी प्लस माइनस डेल्टा बी। इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो कैसे ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करने से जो रिजल्ट आएगा वो भी एरर में आएगा, एरर फुल क्वांटिटी में आएगा, रिजल्ट भी आपका, और रिजल्ट की जो ट्रू वैल्यू होगी वो दोनों ट्रू वैल्यूज को ऐड करके ऑब्टेन होगी, और जो एरर वैल्यू होगी वो एरर्स को ऐड करके ऑब्टेन होगी। देख लीजिए, इसको बोलते हैं एडिशन ऑफ एरर्स। ठीक है, नोट कर सकते हैं आप, और इसके पर हम एक प्रॉब्लम भी देख लेते हैं किस तरह से एडिशन जो है वो किया जाता है। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। बढ़े आगे, चलिए। ये डेल्टा ए है बेटा, ठीक है, इसमें कंफ्यूज ना हो। अगर आपको डाउट हो रहा है तो मैं इसको क्लियर कर देता हूं। ये है आपका डेल्टा ए, डेल्टा ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है इस पर। क्वेश्चन, टू रेजिस्टेंस, ठीक है, हैविंग वैल्यूज R1 is equal to 5 plus minus 0.2 ohm and R2 is equals to 6 plus minus 0.1 ohm. Are connected in series. Find the resultant resistance with maximum possible error। मैक्सिमम पॉसिबल एरर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, टू रेजिस्टेंस हैविंग वैल्यूज R1 5 प्लस माइनस 0.2 ओम एंड R2 6 प्लस माइनस 0.1 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। फाइंड द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस विद मैक्सिमम पॉसिबल एरर्स। देखिए, जब भी आपको इस फॉर्मेट में कोई वैल्यू दे रखी है, इस फॉर्मेट में कोई वैल्यू दे रखी है, तो देख करके ही समझ आ जाना चाहिए कि ये एररफुल मेजरमेंट है। कैसा मेजरमेंट है रेजिस्टेंस का? एररफुल मेजरमेंट है, R1 एंड R2। क्लियर गाइस? ये किस तरह का मेजरमेंट है? ये एररफुल मेजरमेंट है बेटा। ठीक है, आपको क्या करना है, इन दोनों को सीरीज में कंबाइन किया गया है, तो आप जानते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा? ठीक है, सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या होता है? R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। आई होप आपको पता होगा रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन यही होता है, R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। ठीक है ना? अब यहां पर देखिए, आपका R1 जो है वो कुछ इस तरह से है, R1 प्लस माइनस डेल्टा R1, और R2 भी कुछ इस तरह से है, R2 प्लस माइनस डेल्टा R2। तो आपका जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो भी इस तरीके से हो जाएगा। तो ये इसकी क्या हो जाएगी? ये इक्वेशन हो जाएगी एडिशन की। एडिशन इस तरह से करना है। R1 भी एररफुल मेजरमेंट है, R2 भी एररफुल मेजरमेंट है, तो इसका रिजल्टेंट भी क्या हो जाएगा गाइस? एररफुल मेजरमेंट होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखिए, R प्लस माइनस डेल्टा R इज इक्वल्स टू, R1 की वैल्यू पुट करें तो 5 प्लस माइनस 0.2 प्लस नेक्स्ट क्या हो गई 6 प्लस माइनस
0.1. I hope it is clear to you. 5 plus minus 0.2 plus 6 plus minus 0.1. क्या हो जाएगा अगर इसे हम सॉल्व करें तो r प्लस माइनस डेल्टा r. मैंने बताया था आपको ट्रू वैल्यूज एक साथ लिखनी है, 5 प्लस 6 प्लस माइनस एरर वैल्यूज एक साथ ऐड करनी है, 0.2 प्लस 0.1. बिल्कुल ऐड करने का तरीका यही होगा बेटा. और r प्लस माइनस डेल्टा r की वैल्यू हो जाएगी 11 प्लस माइनस 0.3. 11 प्लस माइनस 0.3 ओम. ये आपका आंसर हो जाएगा. ये आपने क्या फाइंड कर दिया? रिजल्टेंट रेजिस्टेंस विद मैक्सिमम पॉसिबल एरर. देख लीजिए, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस विद मैक्सिमम पॉसिबल एरर इस तरह से कैलकुलेट होगा. क्लियर है? तो आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट अप्रोच देखी जाए. चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस, सेकंड वो है हमारा सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर्स. सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर्स. सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर का मतलब क्या? दो एरर क्वांटिटीज आपको दे रखी हैं, दो एररफुल रिजल्ट या मेजरमेंट्स आपको दे रखे हैं और उन्हें सब्ट्रैक्ट करके उनका रिजल्ट फाइंड करना है. तो कैसे करेंगे? ठीक है, देखिए दोबारा से. सपोज लेट ए एंड बी आर नॉर्मल वैल्यूज. अगर ये नॉर्मल वैल्यूज होगी तो ये क्या हो जाएगा? z इज इक्वल्स टू a माइनस बी. ऐसे लिखेंगे. ए और बी मान लीजिए कोई दो नॉर्मल वैल्यूज है और उनका सब्ट्रैक्शन हमें करना है. तो उनका सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा गाइस? ए माइनस बी, और रिजल्ट भी एक नॉर्मल वैल्यू में आएगा जो कि होगा z. चलिए, बट नाउ इफ ए एंड बी आर एररफुल मेजरमेंट, ए एंड बी जो है वो किस तरह के मेजरमेंट्स हैं? एररफुल मेजरमेंट्स हैं. तो क्या हो जाएगा? आपका जो रिजल्ट होगा उसमें भी एरर आएगी. रिजल्ट होगा उसमें भी क्या आएगी बेटा? एरर आएगी. z प्लस माइनस डेल्टा z. ए को हम क्या लिखेंगे? a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b. आई होप इट इज क्लियर टू यू. ए बी एररफुल क्वांटिटी है तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए प्लस माइनस डेल्टा ए. बी अगर आपकी एक एररफुल क्वांटिटी है तो किस तरह से रिप्रेजेंट होगी? बी प्लस माइनस डेल्टा बी. तो आपका रिजल्ट भी एक एररफुल, ठीक है, वैल्यू में ही आएगा. चलिए इसको आगे हम सॉल्व करने जा रहे हैं. तो z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस बी. ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो भी प्लस माइनस ही रहेगा, डेल्टा बी. इस तरह से आप चाहें तो इसको माइनस प्लस लिख सकते हैं, ठीक है ना, बट बात वही रहेगी. चलिए नाउ अब क्या हो जाएगा बेटा? z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल्स टू a माइनस बी. इसको मैं अलग ले लूं, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b. ठीक है ना, क्योंकि इसके पास में भी दो साइन है प्लस माइनस, इसके पास भी दो साइन है प्लस माइनस. दोनों को हमने क्या कर लिया? सेपरेटली लिख लिया. और दोबारा से आपका जो रिजल्ट होगा बेटा, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू होगा a माइनस बी प्लस माइनस कॉमन ले लेते हैं, डेल्टा a प्लस डेल्टा b. डेल्टा a प्लस डेल्टा b, ये आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा और ये बन जाएगी सब्ट्रैक्शन की इक्वेशन. देखिए फाइनल रिजल्ट में जो इक्वेशन बन रही है उसका क्या मीनिंग है? आपकी ट्रू वैल्यूज जो है वो तो सब्ट्रैक्ट होंगी गाइस. ट्रू वैल्यूज जो है वो सब्ट्रैक्ट
होंगी, बट जो एरर्स हैं या एरर वैल्यूज हैं वो सब्ट्रैक्ट नहीं होंगी, क्योंकि दोबारा से हमारा मोटो, हमारा एम क्या होना चाहिए कि हमारे फाइनल रिजल्ट में मैक्सिमम पॉसिबल एरर हमें पता होनी चाहिए, नॉट मिनिमम। मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि इससे ज्यादा एरर मेरे रिजल्ट में नहीं हो सकती। एरर की लिमिट जो है वो मुझे पता होनी चाहिए, और वो लिमिट कैसे पता होगी, जब मैं मैक्सिमम पॉसिबल एरर्स को इंक्लूड करूंगा मेरे रिजल्ट में। मैक्सिमम एरर इंक्लूड करने का मतलब जो जो भी एरर्स हैं उन सबको जोड़ दीजिए, सबको ऐड कर लीजिए, तो वो मैक्सिमम हो जाएगी, है ना, कि भैया इससे ज्यादा एरर मेरे रिजल्ट में नहीं हो सकती। तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमें ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है ये? ठीक है। देयरफॉर यहां पर जो ट्रू वैल्यू है z, वो कैसे आएगा, a माइनस बी से अगर हम कंपेयर करें तो, और डेल्टा z जो है एरर, रिजल्ट में एरर कैसा आएगा, एरर्स को ऐड करके, a डेल्टा a प्लस डेल्टा b। क्लियर है? आई होप इट इज क्लियर टू यू। चलिए इस पर भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं, यहीं पर देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन थीटा वन क्या है, इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर 30 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड। किसी बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर है 30 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड, और थीटा 2 जो है वो क्या है, फाइनल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर यहां पर है 100 प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड। इज इट क्लियर टू यू? क्या कह रहा है, फाइंड द राइज इन टेम्परेचर ऑफ बॉडी। फाइंड द राइज इन टेम्परेचर ऑफ बॉडी। क्या कह रहा है, दो टेम्परेचर दे रखे हैं आपको बॉडी का, एक इनिशियल टेम्परेचर और एक फाइनल टेम्परेचर, और पूछ रहा है फाइंड द राइज इन टेम्परेचर ऑफ बॉडी। तो राइज इन टेम्परेचर ऑफ बॉडी जो है वो कैसे आएगा गाइस, राइज इन टेम्परेचर ऐसे ही आएगा क्या, थीटा 2 माइनस थीटा 1, दोनों फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर का डिफरेंस, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर के डिफरेंस से ही आपके पास राइज इन टेम्परेचर आएगा क्या। तो यहां पर क्वेश्चन पढ़ के गाइस हमें समझ में आना चाहिए कि हमें करना क्या है, हमें यहां पर सब्ट्रैक्शन करना है, दो दी गई एररफुल वैल्यूज का सब्ट्रैक्शन करना है, और सब्ट्रैक्शन करने के लिए जो इक्वेशन होती है वो हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। तो देखिए किस तरह से करेंगे। आइए सॉल्यूशन की बात करें तो थीटा 1 कितना है आपका, 30 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड, थीटा 2 इज व्हाट, 100 प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो राइज इन टेम्परेचर, ठीक है, दोनों एररफुल क्वांटिटी है, तो राइज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, थीटा प्लस माइनस डेल्टा थीटा, क्या हो जाएगा गाइस, 100 प्लस माइनस 0.1, सॉरी 100 प्लस माइनस 0.1 माइनस 30 प्लस माइनस 0.3, 100 प्लस माइनस 0.1 माइनस 30 प्लस माइनस 0.3, क्या हो जाएगा, थीटा प्लस माइनस डेल्टा थीटा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कैसे लिखेंगे, ट्रू वैल्यूज एक तरफ प्लस माइनस एरर वैल्यूज एक तरफ। लेकिन क्या ये एरर वैल्यूज ऐड होंगी, जी हाँ ये एरर वैल्यूज ऐड होंगी, ये एरर वैल्यूज सब्ट्रैक्ट नहीं होंगी, है ना। ट्रू वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करना है लेकिन एरर वैल्यूज को ऐड करना है, याद रखिए सब्ट्रैक्शन के केस में। किसके केस में, सब्ट्रैक्शन के केस में। तो थीटा प्लस माइनस डेल्टा थीटा
क्या हो जाएगा गाइस, 70 प्लस माइनस 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज योर रिक्वायर्ड टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर। राइज इन टेम्परेचर जो रिजल्ट आया उसकी ट्रू वैल्यू कितनी है, कितना राइज हुआ टेम्परेचर में, 70 डिग्री सेंटीग्रेड, बट उसमें एरर की पॉसिबिलिटी कितनी है, 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड। कहने का मीनिंग ये है, आपका टेम्परेचर में कितना राइज हुआ है, 70 डिग्री सेंटीग्रेड, बट उसमें जो एरर की पॉसिबिलिटी है वो भी है कितनी, 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर इस तरह से देखा जाता है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन जो है एरर क्वांटिटीज का इस तरह से किया जाता है। क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए, चलें, चलिए एक और देख लेते हैं हम। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरर्स, चलिए उसको भी, उसकी बात की भी चर्चा कर ली जाए। इसी तरह से थर्ड टर्म मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरर्स। दोबारा से, लेट A and B आर नॉर्मल क्वांटिटीज या नॉर्मल वैल्यूज। नॉर्मल वैल्यूज का मतलब क्या है, ये इसमें कोई एरर नहीं है। अगर इसमें कोई एरर नहीं है तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो किस तरह से होगा, A डॉट B होगा। कैसा होगा, A डॉट B, इक्वेशन 1 ले लेते हैं इसको। इसी तरह से होगा और उसका रिजल्ट भी एक नॉर्मल वैल्यू में आएगा हमारे पास में, जो कि क्या होगी, Z। A और B का प्रोडक्ट नॉर्मली होगा और उसका रिजल्ट भी हमारे पास में नॉर्मल आएगा, जो कि होगा Z। ठीक, चलो नाउ इफ A and B are एररफुल वैल्यूज, अगर A और B कैसी वैल्यूज हैं, एररफुल वैल्यूज हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, Z प्लस माइनस डेल्टा Z इज इक्वल टू A की जगह होगा A प्लस माइनस डेल्टा A, इनटू B की जगह होगा B प्लस माइनस डेल्टा B। B की जगह आ जाएगा B प्लस माइनस डेल्टा B। नाउ क्या हो जाएगा, Z प्लस माइनस डेल्टा Z इज इक्वल्स टू, आपको प्रोडक्ट करना है सिंपली। अब क्या करें, प्रोडक्ट करें यहां पर। तो पहले A का प्रोडक्ट इन दोनों के साथ में करेंगे हम, जो कि होगा AB प्लस माइनस A डेल्टा B। AB, A का प्रोडक्ट B के साथ, देन A का प्रोडक्ट डेल्टा B के साथ, देन नेक्स्ट प्लस माइनस B डेल्टा A, डेल्टा A का प्रोडक्ट B के साथ, प्लस माइनस डेल्टा A डेल्टा B, डेल्टा A डेल्टा B। देख लीजिए, ठीक है, प्रोडक्ट में किसी को प्रॉब्लम किसी तरह से होनी नहीं चाहिए बेटा। ठीक है, इस तरह से आपका प्रोडक्ट हो जाएगा ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी। चलिए नाउ अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे। यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी का प्रोडक्ट जो है ना, वो क्या है, वो बहुत ज्यादा छोटा आएगा किससे, 1 से। इट इज वेरी वेरी लेस देन 1। क्यों आएगा 1 से, क्योंकि डेल्टा ए और डेल्टा बी जो है वो हमारी एरर्स हैं। क्या है, एरर्स। अब आपके जो मेजरमेंट में एरर आती है वैसे भी बहुत कम छोटी आती है, पॉइंट्स में आती है ना, बड़ी वैल्यू एरर्स तो नहीं आ सकती। बड़ी एरर आने का मतलब क्या, 3, 4, 5, 10, 20 सेंटीमीटर, इतनी बड़ी एरर्स नहीं आएंगी। क्योंकि अगर इतनी बड़ी एरर्स आ गई इसका मतलब आपका पूरा पूरा मेजरमेंट ही गलत है। मेजरमेंट हम बिल्कुल प्रिकॉशनरी सारी प्रिकॉशंस देख करके ले रहे हैं, फिर भी रैंडमली कुछ 0.2, 0.3, 0.1 मार्जिन से क्या आती है, एरर आती है ना, तो उसको मिनिमाइज करते हैं, उसको कंसिडर कर सकते हैं। बड़ी बड़ी एरर्स को कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो डेल्टा ए और डेल्टा बी जो है ये आपकी बहुत छोटी वैल्यूज हैं, बहुत स्मॉल वैल्यूज हैं। अगर इनको प्रोडक्ट करेंगे तो ये और ज़्यादा क्या हो जाती है, स्मॉल हो जाती है, जो कि इतनी छोटी वैल्यूज होती हैं 1 से कि ये हमारे रिजल्ट को अफेक्ट
नहीं करती। क्लियर है? तो इस वजह से हम यहाँ पर क्या मानते हैं, हम डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी के प्रोडक्ट को, ठीक है, सिमिलर टू जीरो मान लेंगे। सिमिलर टू जीरो मानने का मतलब क्या करेंगे, नेग्लेक्ट। सिमिलर टू जीरो मानने का मीनिंग क्या है, आप यहाँ पर डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी के प्रोडक्ट को बेटा नेग्लेक्ट करेंगे। डेल्टा ए डेल्टा बी के प्रोडक्ट को क्या करेंगे, नेग्लेक्ट। जब आप डेल्टा ए डेल्टा बी के प्रोडक्ट को नेग्लेक्ट करते हैं तो z प्लस माइनस डेल्टा z आपके पास में रह जाता है ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए। डेल्टा ए डेल्टा बी का प्रोडक्ट जो है वो तो नेग्लेक्ट हो गया टू जीरो। नाउ अब आपके पास क्या बचा है, यही बचा है ए बी, ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। इसको आप एक इक्वेशन दे दें, सपोज कर लीजिए इक्वेशन 2, इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 दे देते हैं। यहां तक क्लियर है? अब अगर अपने इसको इक्वेशन 1 दे दी तो कंपेयर करें, आपके पास में पहले से एक इक्वेशन आ रखी थी, मतलब दो नॉर्मल क्वांटिटीज का प्रोडक्ट क्या था, z इक्वल्स टू a डॉट b, जो कि एररफुल क्वांटिटीज नहीं थी, और हमने दो एररफुल क्वांटिटीज का प्रोडक्ट करके अगेन एक इक्वेशन बनाई, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए। इसको आगे सॉल्व करने के लिए, इसको आगे सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए कुछ इस तरह से मैं दोबारा लिखता हूं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी, z इक्वल्स टू ए डॉट बी। सेकेंड इक्वेशन क्या है, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल्स टू ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए। दिस कुड बी योर सेकेंड इक्वेशन। आप क्या करें, यहां पर सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन का डिवाइड करें, सेकेंड से फर्स्ट इक्वेशन का क्या करें, डिवाइड करें। अगर मैं डिवाइड करता हूं तो देखिए z प्लस माइनस डेल्टा z डिवाइड बाय z, लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड होगी, एंड ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए होल डिवाइड बाय ए बी। सॉल्व करने के लिए करना पड़ेगा हमें गाइस, ठीक है ना, सॉल्व करने के लिए आपको करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड किया तो ये z क्या सेपरेटली डिवाइड होगा, ये डिवाइड होकर के आपको वैल्यू मिलेगी प्लस 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाय z इज इक्वल टू क्या, यहां पर ये ए बी भी सेपरेटली डिवाइड होगा सबके साथ, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास में 1 प्लस माइनस, देखिए ए से ए डिवाइड हुआ तो ये बना डेल्टा बी बाय बी, प्लस माइनस बी से बी डिवाइड हुआ तो ये डेल्टा ए अपॉन ए। क्लियर है? इसको आगे अगर हम सॉल्व करने जाते हैं तो क्या 1 से 1 कैंसल आउट हो जाएगा, 1 से 1 कैंसल आउट हो गया तो क्या रह गया आपके पास, प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल्स टू डेल्टा ए बाय ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी। इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास में इस तरह की इक्वेशन आएगी। हम क्या कर सकते हैं, देखिए डेल्टा z क्या है, रिजल्टेंट पॉसिबल एरर, डेल्टा ए क्या है, पॉसिबल एरर, मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन ए, और डेल्टा बी है मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन बी। आपके पास में इन सबके तीनों के प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस कॉम्बिनेशंस हैं। हम इस बात को पहले कर चुके हैं कि आपको एरर अपने फाइनल रिजल्ट में कैसी चाहिए, मैक्सिमम पॉसिबल एरर चाहिए। कैसी एरर चाहिए, मैक्सिमम पॉसिबल एरर चाहिए। तो अगर मैं इन सारे कॉम्बिनेशंस को ओपन करता हूं गाइस, तो मेरे पास में मैक्सिमम पॉसिबल एरर वाला कॉम्बिनेशन कौन सा होगा, मैक्सिमम पॉसिबल एरर वाला कॉम्बिनेशन एक ही होगा, डेल्टा z बाय z इज इक्वल्स टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। देख लीजिए यही मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन होगा ना। यहां पर कहीं भी माइनस का साइन नहीं आएगा, क्योंकि माइनस का साइन आते ही वो मिनिमम एरर हो जाएगी, और मुझे मेरे फाइनल रिजल्ट में मिनिमम पॉसिबल एरर नहीं चाहिए, मैक्सिमम पॉसिबल एरर चाहिए, लिमिट चाहिए एरर की, कि इससे ज्यादा एरर मेरे रिजल्ट में पॉसिबल नहीं है। तो देखिए जब भी आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जब भी आप क्या करेंगे, दो एरर क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन करेंगे गाइस, आपके पास में ये एक रिजल्टेंट इक्वेशन होगी। इस इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा आपको मल्टीप्लिकेशन करने के लिए किन्हीं भी दो एररफुल क्वांटिटीज का। किस तरह से यूज होगा मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, किस तरह से यूज करना है, किस तरह से दो एरर क्वांटिटीज का मल्टीप्लाई करेंगे, इस इक्वेशन को यूज करके उसके बारे में हम बात करेंगे एग्जांपल के थ्रू। किसके थ्रू, एग्जांपल के थ्रू। लेकिन आपको यहां तक इसको सॉल्व करना आना
चाहिए। एग्जाम्स में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है, डेरिवेशंस जो है वो पूछे जाते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरर्स के लिए जो इक्वेशन होती है आपकी एरर की, वो किस तरह से फॉर्म की जाती है, तो वो इस तरह से फॉर्म की जाती है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरर्स के लिए इक्वेशन यहां तक होगी। इसके बारे में जो प्रॉब्लम डिस्कशन है वो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, और वहां पर इसी के साथ साथ चर्चा करेंगे किस पर, डिवीजन ऑफ एरर्स पर। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स का फोर्थ पार्ट, डिवीजन ऑफ एरर्स पर। क्लियर है? तब तक के लिए यहां तक ही हम इस सेशन को एंड करेंगे। ओके गाइस, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, काफी बेटरली आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। ठीक है, जागृति क्लासेस पर अपना सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।